स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए नवनियुक्त नवचयनित अधिकारियों के आज के इस नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश शासन में वित्त और संसदीय कार्य तथा चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल जी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ CL वेंकटेश्वरलू जी, अकादमी के सभी अधिकारीगण, प्रांतीय सिविल सेवा से जुड़े हुए हमारे सभी नवनियुक्त अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस नियुक्ति की हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे योग्य और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत 97 अधिकारी हमें एक साथ प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए हैं, जिनकी योग्यता और जिनकी ऊर्जा का उपयोग हम देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के अंदर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रांतीय सिविल सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की मेरुदंड है। कॉमन मैन से, एक आम नागरिक से इनका जुड़ाव होता है और आम जनता अपने छोटे बड़े कार्यों के लिए कहीं न कहीं इसी तंत्र पर निर्भर करती है जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ है ट्रेनिंग के दौरान, जहां पर आप अभी अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी ने अपना जो लोगो बनाया है, उस लोगो में जो अपना थीम वाक्य भी दिया है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम, यानी एक ही कामना है और वह क्या कि मैं दुख से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकूं। और यही लक्ष्य आप सभी नवचयनित अधिकारियों का होना चाहिए। आपने जो शुरुआत की है, आप में से ज्यादातर लोग बीडीओ के दायित्व को और कुछ लोग जनपद स्तर पर अन्य दायित्वों के साथ इस समय प्रशिक्षण के साथ जुड़े होंगे। आपकी मूल नियुक्ति उप जिलाधिकारी के रूप में है और उप जिलाधिकारी के बाद तहसीलों में जाकर के आपको वहां पर कार्य करने का, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। राजस्व से संबंधित एक कॉमन मैन की, एक किसान की, एक नौजवान की, एक गरीब की
समस्याओं का निस्तारण करने, वहां पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्रदान करने में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और यहीं से शुरू होती है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के जीवन की यात्रा। ये जो शुरुआती कार्य है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, देखिए हमारे यहां आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है कि जितना बेहतर प्रशिक्षण और जितना अपनी पहली ड्यूटी के बाद जितना बेहतर कार्य आप कर पाएंगे, वह आपकी पूरी सर्विस की नींव होगी। और नींव मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से इस नींव पर बनने वाला भवन भी उतना ही मजबूती के साथ अपनी जीवंतता को प्रमाणित करता रहेगा। तो समय होता है जब कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, और यही होता है जब व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है। ये दोनों हैं। आपका मार्ग क्या है? सकारात्मक मार्ग है तो जनता के साथ सद्भावना के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, न्याय संगत तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना, व्यवहारिक बनना और बेहतर संवाद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान करते हुए अपने आप को साबित करना। अगर यह कोई अधिकारी उस समय कर सके, प्रारंभिक 4-5 वर्षों में इस नींव को मजबूती प्रदान कर लेता है, तो शेष उसके जीवन के 25-30 वर्ष बहुत आसानी से सफलता की नई नई मंजिलों को चूमते हुए आगे बढ़ता है। और आप जो आज उप जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वहीं सेवा के अंतिम समय में सचिव स्तर पर आपको जाकर के बेहतरीन सेवा का एक अवसर प्राप्त होता है। एक अच्छे कैरियर के रूप में एक संतुष्टि भरा जीवन आप लोग लेकर के जाते हैं कि मैंने भी उत्तर प्रदेश शासन में किन किन विभागों में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं या कमिश्नर बनकर सेवानिवृत्त हुआ हूं। यह एक अवसर उसके सामने होता है और आने वाली पीढ़ी के बल्ले बहुत कुछ देने के लिए भी होता है। सर्विस के बाद भी उसके लिए कैरियर के तमाम रास्ते खुले होते हैं, लेकिन जब इस शुरुआती 5 वर्ष का कार्यकाल व्यक्ति का विवादों में घिर जाता है, नकारात्मकता की ओर जाता है, भ्रष्टाचार से घिर जाता है, तो उसके बाद आगे के 25-30 वर्ष उसके जीवन में संकट के ही होते हैं। उसका कोई आगे का भविष्य नहीं होता है। जो भविष्य बचा हुआ उसमें उसको मुंह छुपाने की स्थिति उसके सामने होती है। और इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। मैं 2017 में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया, तो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के यही व्यवस्था बनाई कि चाहे जैसे भी हो, प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग की, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा की भर्ती हो, जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया से जुड़े हुए आयोग बोर्ड थे, इन सबको मैंने 2 टूक कहा था। मैंने कहा देखो, आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और आप इस मामले में किसी की सिफारिश भी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मेरे पास कहीं से शिकायत आई तो याद रखना कि आपके जीवन का वो सबसे बुरा दिन होगा। मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हर एक व्यक्ति को ये लगे कि हां, ईमानदारी और पारदर्शिता केवल बोलने के शब्द नहीं बल्कि ये हकीकत में भी दिख सकता है और ये हकीकत में दिखना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि जब हम
4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तब हमने प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी हैं और पूरी ईमानदारी के साथ दी हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ दी हैं। और अगर सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तो यही अपेक्षा आप सबसे भी रखती है कि इसी ईमानदारी और इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी कार्य करेंगे। इसी ईमानदारी के साथ जिस फील्ड में कार्य करना है, वहां हमारा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आप एक एसडीएम के रूप में उस तहसील के अंदर जितनी भी 1.5 लाख 2 लाख की आबादी है, 3 लाख की आबादी है, उस पूरी आबादी को अपनी फैमिली मेंबर मान करके हमें कार्य करना है। कोई अपना नहीं, न व्यक्ति, न परिवार, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हमारे लिए सब है। हमें उन्हें न्याय देना है, उनकी पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ना है। प्राणी नामार्ति नाशनम का ये जो कामीय दुख तपता नाम, प्राणी नामार्ति नाशनम का जो बोध है, जो भाव है, उसके पीछे का भाव यही है। हर व्यक्ति को आपके पास आने में, एक पीड़ित व्यक्ति को, मैं इस बात को देखता हूं। मैं कल गोरखपुर गया था, रात्रि में मैं गोरखपुर में था। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री गोरखपुर में कल आए थे। हम दोनों का एक ज्वाइंट विजिट था। गोरखपुर में एक खाद कारखाना बंद हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उस खाद कारखाने के स्थान पर फिर से एक नया खाद कारखाना लगाने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था और उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग कल गए थे। आज प्रातःकाल में जब देख रहा था, मेरे आवास के पास सैकड़ों की संख्या में फरियादी थे। मुझे 2 घंटे लगे उन लोगों से मिलने में, लेकिन फिर भी मैं हर एक फरियादी से मिला। और समस्या क्या थी? 90% समस्या राजस्व से जुड़ी हुई थी, किसी और से नहीं, राजस्व से जुड़ी हुई समस्याएं थी। अगर हमारे सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, राजस्व के प्रत्येक कर्मी उन गरीबों की पीड़ा को सुन करके समयबद्ध ढंग से निस्तारण कर दे, तो क्या वह व्यक्ति मेरे पास आता? नहीं आता। क्योंकि हो सकता है उस स्टेज पे उसकी सुनवाई ना हुई हो। हाँ, उसमें बहुत सारे लोग होंगे कि जो नहीं गए होंगे तहसील में। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनको मेरे पास आना आसान लगा होगा और सीधे मेरे पास चले आए। लेकिन बहुतायत ऐसे भी लोग रहे होंगे जो लोग लेखपाल के पास गए होंगे, कानूनगो के पास गए होंगे, नायब तहसीलदार के पास गए होंगे, तहसीलदार के पास गए होंगे, एसडीएम के पास गए होंगे, एडीएम के पास गए होंगे, जिलाधिकारी के पास गए होंगे। लेकिन किसी भी स्टेज पे जब उसको न्याय नहीं मिला तो उसको निराश और हताश होकर के अंततः उसको वह दिन देखना पड़ा कि मैं कब मुख्यमंत्री गोरखपुर आएंगे और मैं उनसे मिल पाऊंगा। और केवल गोरखपुर के नहीं थे, देवरिया से भी थे, कुशीनगर से भी थे, महाराजगंज से भी थे, सिद्धार्थनगर से भी थे, बस्ती से भी थे, संत कबीर नगर से भी थे और प्रदेश के अन्य जनपदों से भी थे। पब्लिक के लिए, उनके इन सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए क्या हम अपने कार्यालयों में बैठ करके या तहसील दिवसों के अवसर पर या विशेष शिविर आयोजित करके, मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैंने राजस्व विभाग से एक बार कहा, अभी लगभग 3 महीने पहले, मैंने कहा विरासत का एक विशेष अभियान चलना चाहिए। और हम लोगों ने प्रदेश में विरासत का एक विशेष अभियान चलवाया, क्योंकि मैं जानता था विरासत के अभियान में कितनी कठिनाई होती है। मैं स्वयं इस बात को जानता हूं। मेरे गुरुजी दिवंगत हुए थे 2014 में, और 2014 में दिवंगत होने के बाद 2016 में मैंने ये देखने का प्रयास किया कि भाई हुआ ये कि उनके दिवंगत होने के बाद मैंने कहा अब कौन इस सब चक्कर में पड़ता है। मैंने कहा जितने भी
उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी अन्य चीजें होंगी, सबका ट्रस्ट बना करके और ट्रस्ट उसको संचालित करें। तो मैं यही देखने के लिए कि वरासत की कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया था, तो उसमें क्या हुआ है। आप मान सकते हैं मैं एक सांसद रहा हूं 1998 से लेकर के और 17 तक मैं सांसद। जब मैंने आवेदन किया था तब भी मैं सांसद था और 2 वर्ष तक मेरे वरासत की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। तब मुझे जिलाधिकारी से कहना पड़ा था। एक कॉमन मैन के साथ क्या बीतती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। जब मेरा कागज इतने दिनों तक रुक सकता है, एक कॉमन मैन का क्या होता होगा। तो मैंने कहा एक वरासत का विशेष अभियान चलाओ। 8 लाख से अधिक मामले आए थे और फिर एक अभियान चला करके उनका निस्तारण भी किया गया। तहसील के अंदर जनता से जुड़ी हुई इसी प्रकार की समस्याओं के लिए विशेष कैंप, विशेष शिविर, विशेष आयोजन हो सकते हैं। पैमाइश विवाद की मुख्य जड़ क्या है? पैमाइश। हत्या बड़ी जमीनों के लिए नहीं होती है हमेशा। बड़े विवाद तो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन छोटे छोटे विवाद को लेकर के 1 फीट 2 फीट जमीन को लेकर के अक्सर बड़ी वारदातें होती हैं। कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा होता है। अगर तहसीलें हमारी संवेदनशील हो जाएं, जागरूक हो जाएं, हम अभियान चला सकते हैं। पूरी टीम एक साथ जाए, सावधानी के साथ जाए। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। जहां पर लगता है कि कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है, पहले से पाबंदी और पहले से सख्ती। जब सरकार ने कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है, पूरी फ्रीडम है, किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी के कार्य में किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, तो फिर कॉमन मैन को न्याय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की इड़ी चोटी एक क्यों करना पड़ रहा है? न्याय तो फिर उसके पास पहुंचना चाहिए। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में पब्लिक बोलती है कि फलाना अधिकारी बहुत अच्छा है, बोलती है पब्लिक। हमें बहुत बार प्रशासनिक आधार पर कुछ अधिकारियों को जो अच्छे लगते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी जगह पे भेजना पड़ता है जो चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन महत्वपूर्ण भी होता है, वहां भेजना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग हटाते हैं, हमारे पास एक साथ पब्लिक की तरफ से फीडबैक आने लगता है, अरे साहब हमारा अधिकारी इतना अच्छा था, आपने हटा दिया। लेकिन बहुत बार ये होता है, पब्लिक भले ही शिकायत नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग किसी अधिकारी को हटाते हैं तो पब्लिक हमें धन्यवाद भेजती है कि आपने अच्छा किया, हमारा ये बला टल गया है, ये जो है अच्छा हुआ, हमारे यहां किसी को न भेजें, हम ऐसे रह जाएंगे, लेकिन ये अधिकारी चला गया, अच्छा हुआ है। आप तय करिए आपको किस में रहना है। एक सामान्य नागरिक की दुआ को लेना है और उसके माध्यम से अपने जीवन को यशस्वी बनाना है कि एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के अभिशाप को जीवन भर अपने साथ ठप्पा लगा करके फिर उसी में अपसिप्त होकर के अपने पूरे कैरियर को खराब करना है, यह कोई भी व्यक्ति तय कर सकता है। और मुझे लगता है कोई भी सक्षम व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हमेशा समाज की दुआ को लेकर के एक सामान्य नागरिक को जहां पर न्याय उम्मीद ही नहीं बल्कि हकीकत में बदलावा दिखाई दे, ये चीजें दिखानी चाहिए। और ये तब मैं आपसे कह रहा हूं जबकि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बैच है पीसीएस का, जो उप जिलाधिकारी के रूप में चयनित होकर के सेवा के लिए जा रहा है। 97 अधिकारी एक साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस का पहली बार इतना बड़ा बैच निकला है और पूरी पारदर्शी तरीके से। यही उत्तर प्रदेश है जहां 17 के पहले क्या क्या नहीं होता था। हमारे युवाओं को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी थी, धरने प्रदर्शन करने पड़े थे, तमाम प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी और नौकरियां बिकती थी। न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए ये जो दायित्व आप सबके ऊपर है, इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता तय कर लें कि पहली प्राथमिकता हमारी, जो मेरा दायित्व है वो ही मेरा धर्म है, जो शासकीय दायित्व मेरे पास है यही मेरा राष्ट्र धर्म है।
और यही मेरा कर्म भी है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन ही मेरा राष्ट्र धर्म होगा। मेरी पूजा पद्धति, मेरी उपासना विधि अलग है, वो मैं अपने घर में करूंगा, लेकिन मैं अपने कार्य पद्धति के दायरे में कोई भी ऐसी संकीर्णता नहीं लाने दूंगा जो मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत करता हो। जिसके बारे में वित्त मंत्री श्री खन्ना जी ने कहा कि उस जापानी लड़की ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको लगा था कि मुझे मेरे राष्ट्रीय कर्तव्यों से च्युत कर रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों, राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, और अगर प्रदेश की बैकबोन के रूप में कार्य करने वाली स्टेट सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण मेरुदंड बन करके, बैकबोन बन करके कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए। हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों के अंदर दिखाया है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 5वीं और 6ठी अर्थव्यवस्था थी। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17.5%। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, और पिछले 4 वर्ष के दौरान जो टीम वर्क हुआ है उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे स्थान पर आया है। अर्थव्यवस्था में 5वीं और 6ठी से अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। और यही नहीं, बेरोजगारी की जो दर उत्तर प्रदेश में 17.5% थी, आज वो घट करके 4% पर आ चुका है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, 40 लाख माइग्रेंट लेबर जिस प्रदेश में आए हों, वहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। लेकिन एक कार्य का परिणाम है। प्रदेश के अंदर की संभावनाओं के बीच में जो परिणाम सरकार लेकर के आई है वह सबके सामने है। ये डाटा मेरे नहीं बल्कि भारत सरकार के हैं, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थाओं के हैं, जिन्होंने अपने सर्वे के आधार पर ये सभी चीजें जारी की हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त उप जिलाधिकारियों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और विश्वास करता हूं पूरी क्षमता, कार्यदक्षता का अपनी दक्षता के साथ सब अपने आप को साबित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद।